नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। ज्योग्राफी की सीरीज में हम लोग भूकंप पढ़ रहे थे और भूकंप का एक लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि भूकंप क्या होते हैं, उनका परिचय क्या होता है और उस परिचय के साथ में हमने ये भी जाना था कि भूकंप आने के कारण क्या क्या हैं। और उन कारणों में हमने दो प्रकार के कारणों की बात की थी, एक तो प्राकृतिक कारण और एक मानवजनित कारण। तो पिछली बार सिविल सर्विस में यानी कि उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस में क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था इसके कारणों से सीधा सीधा। वो क्वेश्चन क्या था कि कुछ भूकंप आते हैं और कुछ भूकंप बुलाए जाते हैं, कथन का परीक्षण कीजिए। तो इसका मतलब क्या था कि जो भूकंप आते हैं यानी कि प्राकृतिक वजह से या प्राकृतिक कारणों से भूकंप आते हैं और मानव जनित कारणों से भूकंप बुलाए जाते हैं। तो इस तरीके से कारणों से 2-3 सवाल पहले आ चुके हैं। एक वैश्विक वितरण से क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ से मेंस में भी सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे समझना। और अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है इसमें कि भूकंप को गहराई के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, गहराई के आधार पर भूकंपों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो किसके आधार पर इसके वर्गों को बांटा गया है? गहराई के आधार पर। तो गहराई के आधार पर कौन कौन से भूकंप, देखिए सबसे पहला वर्ग है हमारा सामान्य भूकंप, कि सामान्य भूकंप कितने किलोमीटर की गहराई तक आते हैं। तो जो सामान्य भूकंप हैं दोस्तों, ये आते हैं 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक। कितने किलोमीटर? 0 से 50 किलोमीटर। दूसरे हैं हमारे मध्यवर्ती भूकंप, ठीक है। तो जो मध्यवर्ती भूकंप हैं ये आते हैं 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर तक की गहराई तक कौन से भूकंप आते हैं? मध्यवर्ती भूकंप आते हैं। और गहरे या पातालीय भूकंप ये आते हैं आपके 250 किलोमीटर की गहराई से। गहरे या पातालीय भूकंप ये आते हैं 250 किलोमीटर की गहराई से लेकर 750 किलोमीटर की गहराई तक। ठीक है, तो ये तो इसके वर्ग हो गए। वर्गों को ज़्यादातर यहाँ से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए, भविष्य में कोई सवाल आ जाए, तो आप इसको भी थोड़ा सा याद रखना कि सामान्य भूकंप कितने किलोमीटर की गहराई तक आते हैं, मध्यवर्ती भूकंप कितने किलोमीटर की गहराई तक आते हैं, और गहरे या पातालीय भूकंप तो सबसे अधिक गहरे वाले भूकंप कौन से होते हैं? अपने पातालीय भूकंप होते हैं, जो 250 से 750 किलोमीटर की गहराई तक आते हैं, और मध्यवर्ती भूकंप 50 से 250 किलोमीटर की गहराई तक, और सामान्य भूकंप जो होते हैं 50 किलोमीटर। ये गहराई का मतलब क्या है? तो देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, भूकंप मूल बताया था और भूकंप अधिकेंद्र बताया था। तो देखिए, ये गहराई कैसे, यानी कि यहाँ गहराई की बात ये की जा रही है कि भूकंप का जो मूल है वो कितने किलोमीटर गहरा बन रहा है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कई बार क्या होगा कि हो सकता है कि 50 किलोमीटर यहाँ से और नीचे तक, अगर हम धरातल है ये अपना, और धरातल से नीचे हम अगर 50 किलोमीटर तक आ गए यहाँ तक, तो यहाँ से अगर क्या बना? आपका भूकंप मूल बना, तो इसका अधिकेंद्र कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, और यहाँ से तरंगें क्या होंगी? चारों दिशाओं में प्रवाहित होंगी। तो ये जो भूकंप है 50 किलोमीटर की गहराई तक के, ये कौन से भूकंप हो गए? अपने सामान्य भूकंप हो गए। दूसरा है कि 250 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ बन सकता है भूकंप मूल, और यहाँ से फिर इसका अधिकेंद्र कहाँ बनेगा? अधिकेंद्र बनने की एक शर्त मैंने ये भी बताई थी कि अधिकेंद्र का जो निर्माण है हमेशा कितने डिग्री के एंगल पर होगा? 90 डिग्री के एंगल पर होता है, अर्थात कि समकोण पर ही, भूकंप मूल के समकोण पर क्या बनेगा? आपका अधिकेंद्र बनेगा। तो ये अगर 250 किलोमीटर का भूकंप मूल बनता है तो ये कौन से भूकंप हो जाएंगे? मध्यवर्ती भूकंप हो जाएंगे। फिर सबसे अधिक गहराई में लगभग 750, कितने किलोमीटर? 750 किलोमीटर तक अगर भूकंप मूल बन रहा है तो इसका जो अधिकेंद्र बनेगा वो इसके समकोण पर बनेगा। तो इस तरीके के ये जो भूकंप होंगे ये कितने किलोमीटर के हो जाएंगे? 750 किलोमीटर के हो जाएंगे, और इनको कैसा भूकंप कहा जाएगा? पातालीय या गहरे भूकंप कहा जाएगा। एक चीज़ हमने ये भी देखी थी कि हमारी पृथ्वी पर 2 मंडल हैं, एक तो आपका स्थल मंडल हो गया, स्थल मंडल का विस्तार लगभग 33 किलोमीटर तक माना जाता है, और जो स्थल मंडल जिस मंडल पर तैर रहा है उसे बोला जाता है दुर्बल मंडल। क्या बोला जाता है? दुर्बल मंडल।
और दुर्बल मंडल कौन से मंडल का हिस्सा है, यानी कि ये किस में आता है, कौन सी परत में आता है, ये मेंटल में आता है। तो देखिए मेंटल का जो विस्तार है 2900 किलोमीटर तक है। तो जो भूकंप हैं ये भूकंप लास्ट कहाँ तक बनेंगे, यानी कि इनका जो भूकंप मूल है ये अंत में कितनी गहराई तक बनेगा। तो आपको पता चल गया कि 750 किलोमीटर की गहराई तक अंतिम भूकंप का भूकंप मूल बनेगा। तो आपको ये देखना है कि जो दुर्बल मंडल है इसकी शुरुआत हो जाती है मेंटल के 100 किलोमीटर से लेकर के, यानी कि यहाँ से 100 किलोमीटर से लेकर के और लगभग 750 किलोमीटर तक। तो 100 किलोमीटर से लगभग 750 किलोमीटर तक क्या बनेगा, आपका भूकंप दुर्बल मंडल होगा, जिसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। और जो एस्थेनोस्फीयर है ये किस अवस्था में है, किस अवस्था में होगा, आपका तरल अवस्था में है, सेमी सॉलिड स्टेट में है, तरल अवस्था में है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या पाए जा रहे थे, आपके रेडियो एक्टिव मिनरल्स मिल रहे थे, और रेडियो एक्टिव मिनरल्स मिल रहे थे तो यहाँ क्या होता है, एक प्लूम का निर्माण होता है, अर्थात यहाँ से समवहनी तरंगें क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। और जब समवहनी तरंगें यहाँ से ऊपर उठती हैं तो यहाँ हलचल पैदा होगी। तो यहाँ जो हलचल पैदा होगी, तरंगों का जो आभास होगा वो कहाँ किया जाएगा, इसके अधिकेंद्र पर किया जाएगा। और जहाँ से तरंगें उत्पन्न होंगी वो क्या हो जाएगा, इसका भूकंप मूल हो जाएगा। तो सबसे अधिक गहरे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गहरे या पातालीय भूकंप हैं उनकी सीमा क्या होगी, दुर्बल मंडल की अंतिम सीमा होगी। अर्थात गहरे या पातालीय भूकंप दुर्बल मंडल तक ही सीमित होते हैं। इसके बाद में कुछ हलचल 50 किलोमीटर तक यहाँ हो सकती है, जैसे यहाँ आपने देखा 50, 250 और 750। तो 50, 250, 750, यानी कि इस प्रकार हमारे भूकंपों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप, गहरे या पातालीय भूकंप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है हमारा भूकंपी तरंगें। तो इन भूकंपी तरंगों के बारे में आप विस्तार से पढ़ चुके हो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेना आप लोग कि भूकंपीय तरंग हमने वहाँ क्यों पढ़ी थी, क्योंकि भूकंपीय तरंगों के आधार पर ही क्या किया जाता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें सटीक जानकारी मिलती है, स्पष्ट जानकारी मिलती है। तो भूकंपी तरंगें भी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, सॉरी 3 प्रकार की होंगी। और 3 प्रकार की कौन कौन सी होंगी, एक तो हमारी प्राथमिक तरंगें, दूसरी हो जाएगी द्वितीयक तरंगें, और तीसरी हो जाएगी तृतीयक तरंग या टर्शियरी वेव। देखो जो प्राथमिक तरंगें हैं इनको बोला जाता है प्राइमरी वेव अर्थात पी वेव, इनको बोला जाता है सेकेंडरी वेव अर्थात एस वेव, और इनको बोला जाता है एल वेव अर्थात धरातली तरंगें। एल वेव इनको इसलिए कहा जा रहा है, इनको लव तरंगें कहा जाता है। लव तरंगें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन तरंगों की जो खोज थी वो किसने की थी, एच.डी. लव नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, एच.डी. लव नामक वैज्ञानिक ने की थी, और उनके नाम के आधार पर ही इन तरंगों का नाम क्या हो गया, लव तरंगें हो गया, एल वेव हो गया। तो जो पी वेव हैं, प्राथमिक तरंगें हैं, ये किस तरीके की तरंगें होती हैं, आप पढ़ चुके हो पहले। ये ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। और ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं या अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ठीक है, दूसरी शर्त और तीसरी क्या थी हमारी कि जो पी वेव हैं ये क्या करती हैं, तीनों माध्यमों में गमन करती हैं, अर्थात ये ठोस, द्रव व गैस तीनों माध्यमों में गमन करती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट था कि जो पी वेव हैं, प्राइमरी वेव्स हैं, इनकी जो गति होती है ये क्या होती है, तीनों तरंगों में सर्वाधिक होती है। ठीक है, इनकी गति कितनी हो जाएगी, सर्वाधिक हो जाएगी, लगभग कितनी, 8 से 13 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई हमारी पी वेव्स।
अब द्वितीयक तरंगों की बात कर लेते हैं कि द्वितीयक तरंगें, इनको सेकेंडरी वेव, एस वेव कहा जा रहा है। तो ये जो तरंगें हैं ये प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। किस तरंगों की तरह? प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। दूसरा पॉइंट बनेगा कि प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं। ये तो अनुदैर्ध्य हो गई, तो प्रकाश तरंगें कैसी होंगी? अनुप्रस्थ तरंगें होंगी। कैसी तरंगें हो जाएंगी? अनुप्रस्थ तरंगें हो जाएंगी। अगला पॉइंट आएगा, पी वेव तो तीनों माध्यमों में गमन कर रही है, लेकिन जो एस वेव है, सेकेंडरी वेव है, ये केवल कौन से माध्यम में गमन करती है? ठोस माध्यम में गमन करती है। ठीक है, यानी कि ये तरल माध्यम में, द्रव अवस्था में जाकर के क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाती है, ठोस माध्यम में गमन करती है। ठीक, अगली बात आती है कि इसकी गति पी तरंगों की गति से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सर्वाधिक जो गति होगी वो किसकी हो जाएगी? पी की हो जाएगी, और एस की गति क्या हो जाएगी? पी की अपेक्षा कम हो जाएगी। लेकिन एल वेव से इसकी गति क्या होगी? अधिक होगी, इसलिए इन तीनों का सिंबल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है। इनकी स्पीड होती है 5 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड। ये डिपेंड करती है इनकी स्पीड किस पर? माध्यम के ऊपर कि माध्यम कैसा है। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ से ये आता है कि बताइए इन तीनों तरंगों में सबसे पहले धरातल पर कौन सी तरंग पहुँचती है। तो जिसकी गति सबसे ज़्यादा होगी वही तरंग क्या होगी? धरातल पर सबसे पहले पहुँचेगी इन दोनों में। अब जो ये तृतीयक वेव है हमारी, एल वेव है, ये किस प्रकार की तरंगें हैं? ये धरातलीय तरंगें हैं। ठीक है, ये धरातलीय तरंगें क्यों हैं? क्योंकि ये केवल धरातल पर गमन करती हैं। कहाँ गमन करती हैं? केवल धरातल पर ही गमन करती हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद हो गया आपका। दूसरी बात आती है कि इन तीनों तरंगों की अपेक्षा ये तरंगें क्या होती हैं? आगे पीछे धक्का दे करके चलती हैं, इसलिए ये तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ये तरंगें आगे पीछे धक्का देती हुई गमन करती हैं, इसलिए ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? ये केवल धरातल पर गमन करती हैं और इनकी जो गति है सबसे कम होती है। लास्ट पॉइंट क्या हो गया अपना? इनकी गति सबसे कम होती है। ठीक है, तो इन तीनों तरंगों के बारे में हम पहले ही बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। यहां आपका रिवीजन हो गया होगा, तो आपको इतना ही याद रखना है। यहां से एक सवाल आया हुआ था मध्य प्रदेश पीसीएस के प्री एग्जाम में। उस सवाल क्या था कि बताइए निम्न में से कौन भूकंपीय तरंगें हैं। तो उनमें 5 ऑप्शन, यानी कि एमपी पीसीएस में और छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्या होता है, कई बार एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनमें ऑप्शन ज़्यादा कर देते हैं, ऑप्शन ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो वहाँ 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन की संभावना ज़्यादा रहती है। तो छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, एमपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहाँ पर इनका ऑप्शन था पी, एस और एल, ये तो है ही है। इसके अलावा एस, एल और पी, एस, एल और वी, मतलब इस तरीके से इनका क्रम दे रखा था। हो सकता है कि एस, एल और एन ऐसे हिंदी में आपको तरंगें लिखी आ जाएं, लेकिन सवाल जब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी हैं, तो आपको क्या बताना है? पी, एस और एल। अगर हिंदी में आ जाए तो क्या बताओगे? प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और तृतीयक तरंगें। या अगर तृतीयक नहीं आएगा तो आपके साथ क्या आएगा? धरातलीय तरंगें आ जाएगा। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो ये थी हमारी भूकंपीय तरंगें। अब इनके बाद में हम ये देखेंगे कि जो भूकंप आते हैं उन भूकंपों की तीव्रता और गहनता की माप किसके द्वारा की जाती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भूकंपों का जो अध्ययन किया जाता है वो भूगोल की एक शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, या सिस्मोग्राफी नामक शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। और भूकंप की माप जिन यंत्रों के द्वारा की जाती है उनको क्या बोला जाता है? जिस पैमाने के द्वारा की जाती है उनको बोला जाता है भूकंप लेखी। तो उन भूकंप लेखी के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। चलिए, ये चीज़ें यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं।
रीट वाले बच्चे इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि उनका पहला ही ज्योग्राफी में टॉपिक कौन सा है, स्थल मंडल है, और स्थल मंडल के अंतर्गत ही उनके सारे टॉपिक चल रहे हैं। इसके बाद में उनका एक टॉपिक और रह जाता है, फिर वायुमंडल स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे स्थल मंडल से संबंधित टेस्ट देना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर क्या कर सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं कि सर हमारा स्थल मंडल कंप्लीट हो गया। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हों वास्तव में ही, रियल में जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना ही है, तो अब तक जितने भी टॉपिक कराए गए हैं स्थल मंडल के, उनसे संबंधित प्रश्न अगर आपको चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और वहाँ मैसेज क्या करना है आपको कि टेस्ट के बारे में आपको बताना है कि सर टेस्ट ले लीजिए, और उस टेस्ट से संबंधित 40 से 50 क्वेश्चन आपको उसमें दिए जाएंगे, और आप हमें मैसेज के माध्यम से ही बताना, और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको सारे टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो पॉइंट आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, भूकंप लेखी या भूकंप का जो मापन है या माप है वो किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो यही आती है कि भूकंप लेखी होता क्या है। तो देखिए, भूकंपों की तीव्रता और गहनता की माप जिन यंत्रों के द्वारा की जाती है उनको क्या कहा जाता है, भूकंप लेखी कहा जाता है। ठीक है, तो पहली चीज है, हेडिंग डालते चलना, भूकंप लेखी किसे कहते हैं। तो यहां लिख सकते हो आप कि भूकंप की तीव्रता और गहनता की माप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्मोग्राफ। जिन यंत्रों के द्वारा की जाती है उसे भूकंप लेखी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि भूकंप लेखी के अंतर्गत हमारे जो दो मुख्य पैमाने हैं, जो दो स्केल हैं, वो कौन कौन से हैं। तो एक तो हमारा आता है रिक्टर स्केल। देखिए, कई बच्चे क्या करते हैं कि बुक्स में, बच्चों की भी गलती नहीं है, कई सारे टीचर भी ये बताते रहते हैं कि रिक्टर स्केल, लेकिन इसका जो रियल नाम है वो रिक्टर ना होकर के क्या है, रिचर स्केल इसको बोलते हैं। लेकिन बुक्स में क्या लिखा है आपका, रिक्टर स्केल। इसकी जो खोज की थी वो खोज किसने की थी, ये की थी चार्ल्स फ्रांसिस रिटर ने। किसने की थी, चार्ल्स फ्रांसिस रिटर। अगर, और ये भी लिखा हुआ है बुक्स में कि रिक्टर स्केल की खोज चार्ल्स फ्रांसिस रिटर ने की थी, इसीलिए इनके नाम के आधार पर ही इसका नाम क्या हो गया, रिक्टर स्केल हो गया। तो देखिए, अगर इनके नाम के आधार पर होता तो इनका नाम तो क्या है, रिटर है, लेकिन स्केल का नाम क्या है, रिक्टर है। तो हिंदी में तो हम इसको बोलते हैं रिटर, लेकिन अगर इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो ये हो जाता है रिचर स्केल। क्या बोलते हैं, रिचर स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग। बेसिकली हम लोग कॉमन भाषा में अपने प्रोनाउंसिएशन में क्या बोलते हैं, इसको रिक्टर स्केल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश का जब प्रोनाउंसिएशन आएगा तब उसमें इसको बोलते हैं रिचर स्केल। ठीक है, अब देखिए, इसकी खोज किसने की थी, चार्ल्स फ्रांसिस रिटर ने की थी। कब की थी, 1935 में की थी। तो रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप के क्या मापन किया जाता है, इसके द्वारा इसकी तीव्रता का मापन किया जाता है, यानी कि रिचर स्केल के द्वारा हम इसकी तीव्रता का मापन करते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई आपकी। अब बात आती है कि इस स्केल पर जो बिंदु दे रखे होते हैं मापन के, वो कितने से कितने तक होते हैं। तो इसमें 0 से लेकर के 10 तक के बिंदु दे रखे होते हैं, 10 तक के अंक अंकित होते हैं, और इन अंकों के आधार पर क्या किया जाता है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। दूसरी बात आती है, देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई भूकंप की तीव्रता अगर 1 अंक, यानी कि भूकंप की तीव्रता 1 है और दूसरे भूकंप की तीव्रता 2 है, तो इन दोनों की तीव्रता में लगभग कितना अंतर होगा। तो ये कहा जाता है कि रिचर स्केल के पिछले अंक से अगले अंक की जो तीव्रता है वो लगभग कितनी होती है, 10 गुना होती है। ठीक है, ये बात आप याद रखना कि रिचर स्केल पर जब भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो इसकी तीव्रता अपने पिछले अंक से कितने गुना अधिक होती है, 10 गुना अधिक होती है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि अगला पॉइंट जैसे ही हम जाएंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, अगर
1 की तीव्रता का भूकंप पहले आया है और अब आया 2, तो इन दोनों के भूकंप की तीव्रता में कितना अंतर होगा? लगभग 10 गुने। इन दोनों की तीव्रता में कितना अंतर होगा? लगभग 10 गुना। इन दोनों की तीव्रता में लगभग 10 गुना, इन दोनों की में भी। तो प्रत्येक अंक जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो अपने पिछले अंक से क्या हो जाएगा? 10 गुना वृद्धि होती जाएगी, वो भी किसमें? उसकी तीव्रता में। ठीक है, अगला जो स्केल आता है अपना वो आ रहा है मर्केली स्केल। ठीक है, तो मर्केली स्केल की खोज की थी 1902 में। इटली के एक वैज्ञानिक थे, वो इटली के वैज्ञानिक मर्केली, उनके नाम के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया गया? मर्केली स्केल रख दिया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहेगी। और इस पर जो अंक अंकित किए जाते हैं वो रोमन संख्या में अंकित होते हैं। रोमन संख्या में यहाँ 1 से लेकर के 12 तक अंक क्या होंगे? अंकित होंगे। दूसरी बात है कि यहाँ तो क्या किया जा रहा था? भूकंप की तीव्रता का मापन किया जा रहा था। इस स्केल पर क्या किया जाएगा? भूकंप की गहनता का अध्ययन किया जाएगा। गहनता का मापन किया जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। गहनता का मतलब होता है कि मर्केली स्केल के द्वारा हम उन चीज़ों को नापते हैं जिससे मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। अर्थात मर्केली स्केल के केंद्र में मनुष्य होता है और इसके माध्यम से मापा जाता है कि जो भूकंप आया है इससे मनुष्य पर कितना प्रभाव पड़ा है। तो मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कौन से स्केल के द्वारा किया जाता है? मर्केली स्केल के द्वारा किया जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कौन से स्केल के द्वारा किया जाएगा? मर्केली स्केल के द्वारा किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि इसकी हमारी भूकंप लेखी की। अब बात करते हैं भूकंपों के प्रभाव की, कि भूकंप का जो प्रभाव है ये किन किन चीज़ों पर पड़ता है और इसका क्या इम्पैक्ट मनुष्य पर पड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ से एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपका रीट में। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते जाना आप लोग। चाहे कोई रीट दे रहा हो, RAS दे रहा हो, या कोई भी स्टेट का PCS एग्जाम दे रहा हो, फर्स्ट ग्रेड का दे रहा हो, वो सारे लोग यहाँ से अपना कंप्लीट सिलेबस ले सकते हैं और एक भी सवाल यहाँ से नहीं छूटेगा अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखोगे। ठीक है, चलिए अब इसके प्रभावों की बात कर लेते हैं कि इसके प्रभाव तो सारे लोग बता सकते हैं। सर भूकंप आया है, ज़मीन फटेगी, और ज़मीन फटेगी तो क्या होगा? मकान गिरेंगे, मकान गिरेंगे तो क्या होगा? जन धन की हानि होगी। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने सोचा है। तो पहला प्रभाव ही क्या हो जाएगा इसका? जन धन की हानि। ठीक है, दूसरा प्रभाव क्या हो जाएगा? एक तो जन धन की हानि हो गई, दूसरा नगर या बस्तियों का नष्ट हो जाना। कई बार नगर नष्ट हो जाते हैं, पूरी बस्तियां नष्ट हो जाती हैं। अभी इनको एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कहाँ किस प्रकार क्या हुआ था। बस्तियों का नष्ट हो जाना। तीसरा प्रभाव क्या पड़ सकता है? नदियों के मार्ग में क्या आ जाती है? रुकावट आ जाती है। और बताइए, और सोचिए, और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं इसके? यातायात में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यातायात में बाधा उत्पन्न होना। और सोचिए, जब जमीन फटेगी तो क्या होगा? भ्रंशों का निर्माण होगा। और सोचिए, पर्वतीय क्षेत्रों में चलते हैं। चलिए, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है? भूस्खलन आता है। पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन की समस्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस तरीके के ये क्या हैं? कुछ प्रभाव हैं जो भूकंप के द्वारा मनुष्य पर पड़ते हैं। तो देखिए, एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जनधन की हानि। अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमारे गुजरात में क्या हुआ था? 26 जनवरी 2001 को एक भूकंप आया था और इस भूकंप के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ था?
ये जो भूकंप आया था ये कितनी तीव्रता का भूकंप आया था, तो इस भूकंप की जो तीव्रता थी वो मापी गई थी आपकी 7.9। कितनी तीव्रता मापी गई? 7.9 तीव्रता मापी गई। और इतनी तीव्रता का भूकंप था कि इस भूकंप के माध्यम से यहाँ लगभग क्या हुआ था, 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। कितने लोगों की? लगभग 1 लाख मौतें हुई थी। तो इसलिए अगर एग्जाम्पल पूछा जाए कि बताइए गुजरात के भुज में, कहाँ आया था ये? गुजरात के भुज में आया था। भुज क्या है? गुजरात का एक जिला है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर ये भूकंप आया था और इस भूकंप के माध्यम से लगभग 1 लाख लोगों की मौतें हुई थी। बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई थी। बस्तियाँ, लोग क्या हो गए थे, अपने अपने घरों से दूर हो गए, ठीक है। अगला जो आ रहा है कि नगरों का नष्ट हो जाना या बस्तियों का नष्ट हो जाना, तो आपने देखा होगा, ये तो हमारा ताज़ा एग्जाम्पल है, आपने आंखों देखा हाल सुना होगा न्यूज़पेपर्स में कि 2015 में क्या हुआ था कि आपके नेपाल में भूकंप आया था। और नेपाल में जो भूकंप आया था इसकी तीव्रता भी मापी गई थी 7.9 से 8.1। इसकी जो तीव्रता मापी गई थी नेपाल वाले भूकंप की, ये कितनी मापी गई थी? 7.9 से 8.1। और इतना तगड़ा भूकंप आया था ये कि यहाँ का जो पूरा शहर था वो क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, चलिए नदी मार्ग में रुकावट का आ जाना। तो जो नदी मार्ग में रुकावट है, अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो ये तो हम लोगों ने ज़्यादा बेसिकली पढ़ाई है, देखा नहीं है। तो 1950 में हमारा तो जन्म ही क्या हुआ था, हमारे पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ होगा 1950 में। तो 1950 में क्या हुआ था, यहाँ असम में एक भूकंप आया था। और असम के भूकंप से असम की तरफ कौन सी नदी बहती है आपकी? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो असम के भूकंप से क्या हुआ था, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर बाढ़ आ गई थी। क्यों आ गई थी बाढ़? क्योंकि इन नदियों का मार्ग क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, इनके मार्ग में रुकावट आ गई। रुकावट आने की वजह से जो जल था इन नदियों का वो क्या हो गया, अव्यवस्थित हो गया। और अव्यवस्थित होने से यहाँ बाढ़ जैसा प्रकोप आया। तो ये भी क्या है, एक आपदा है। और कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। अगली जो पॉइंट आ रहा है हमारा वो कौन सा आ रहा है? यातायात में बाधा उत्पन्न हो जाना। तो देखिए यातायात में जो बाधा उत्पन्न हो रही है इसका अगर एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो जापान में लगभग हर साल भूकंप आते हैं और लगभग पूरे वर्ष भर वहाँ भूकंपों का आभास किया जाता है, सुनामी का सामना किया जाता है। इसीलिए जापान में क्या किया जाता है, लकड़ी के और कागज़ के क्या बनाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं, ताकि दोबारा अगर भूकंप या सुनामी आए, अगर वो नष्ट भी हो जाए तो लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो देखिए यहाँ क्या हुआ था, 1891 ईस्वी में, लगभग 1891 में क्या हुआ था कि बहुत बड़े स्तर पर यहाँ की सड़कें नष्ट हो गई थीं। और सड़कें नष्ट हो गई तो क्या हुआ, यहाँ का यातायात प्रभावित हो गया। लेकिन जापानी लोग टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं कि अगर भूकंप या सुनामी आती है तो वो बहुत जल्दी ही उसका क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। और इस मामले में भारत को किससे सीखना चाहिए? जापान से सीखना चाहिए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आ रहा है हमारा भ्रंशों का निर्माण होना। तो देखिए भ्रंश का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनके बीच में एक वी आकार की इस तरीके की एक घाटी खुल जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? भ्रंश कहा जाता है या भ्रंश घाटी कहा जाता है। तो भ्रंश घाटी यानी कि इस तरीके का जो भूकंप आया था, तो कैलिफोर्निया में एक भूकंप आया था। कब आया था? 1906 में। तो 1906 में कैलिफोर्निया में और इस भूकंप की वजह से कैलिफोर्निया में सैकड़ों किलोमीटर यानी कि लगभग 100 किलोमीटर से भी ऊपर की भ्रंश घाटी का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो कह सकते हैं यहाँ सैकड़ों किलोमीटर की भ्रंश घाटी का किसकी वजह से? कैलिफोर्निया में आए हुए भूकंप की वजह से घाटी का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये तो थे कुछ प्रभाव। अब देखिए ये तो क्या हो गया स्थल मंडल पर, लेकिन अगर जब यही भूकंप समुद्र में आ जाए तब इसको क्या कहा जाता है? तो देखिए जब भूकंपी तरंगों का आवाज समुद्री क्षेत्र में किया जाता है तब उसको कहा जाता है सुनामी।
तो देखिए सुनामी के बारे में हम थोड़ी सी बातें जान लेते हैं और सुनामी से कहाँ क्या प्रभाव पड़ा था। तो सुनामी से सबसे ज़्यादा प्रभावी कहाँ पड़ता है, जापान में, और इसीलिए ये जापानी भाषा का ही शब्द है। और जापानी भाषा का शब्द देखते हैं किन किन शब्दों से मिलकर के बना है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसके प्रभाव और इन प्रभावों से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और इन एग्जाम्पल्स को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना कि कब कहाँ भूकंप आया था और उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव पड़े थे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जापान के सुनामी के बारे में भी जान लेते हैं। सुनामी किसे कहते हैं? तो सुनामी की डेफिनेशन कोई अलग नहीं है, बस यही कह सकते हैं कि जब भूकंपीय तरंगों का आभास समुद्री क्षेत्र में किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। इसमें टी साइलेंट रहता है। ठीक है, तो देखिए सुनामी जो वर्ड है ये कौन सी भाषा का वर्ड है, जापानी भाषा का शब्द है। और जापानी भाषा के कौन कौन से वर्ड से, एक तो सु और एक नामी, यानी कि इन दो वर्डों से मिलकर बना है ये। तो सु का मतलब होता है बंदरगाह, जिसे हार्बर बोलते हैं, और नामी का मतलब होता है तरंगें या तरंग, यानी कि ऐसी तरंगें जो बंदरगाह वाले आसपास के क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर वहाँ के आसपास के रीजन में भर जाता है और बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो क्या कहलाती है, सुनामी कहलाती है। तो सुनामी का प्रकोप जापान ने भी लगभग कई बार झेला है, और इस जापान के सुनामी के अलावा भी हमारे हिंद महासागर में या जापान के आसपास जो भी शहर स्थित हैं उन्होंने भी क्या किया, इसका दंश झेला है। तो कह सकते हैं कि ये तरंगें कहाँ नुकसान पहुँचाती हैं, तो ये बोल देना, ये तरंगें समुद्री क्षेत्रों के आसपास, ये तरंगें समुद्री क्षेत्रों के आसपास नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं कि कब कहां पर। देखिए तो हमारे हिंद महासागर का आपने नाम सुना होगा, तो हिंद महासागर में 26 सितंबर 2004 को, कब, 26 सितंबर 2004 को कहाँ पर, हिंद महासागर में सुनामी आई थी। और इस हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी, इससे लगभग कितने देश प्रभावित हुए थे, 11 देश प्रभावित हुए थे। लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो सुनामी आई थी हिंद महासागर में, तो इस सुनामी के आने का जो रीजन था वो रीजन क्या था। तो देखिए आपने सुमात्रा, जावा सुमात्रा का नाम सुना होगा, वहाँ पर एक ज्वालामुखी पर्वत है। और जावा सुमात्रा कौन से द्वीप में स्थित है, कौन से देश में स्थित है, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा में क्या हुआ था, भूकंप आया था, और इसी भूकंप के वजह से हिंद महासागर में सुनामी जैसा प्रकोप उत्पन्न हुआ, और उससे लगभग एशिया के 11 देश क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। ठीक है, और इसकी जो तीव्रता थी, ये तीव्रता कितनी मापी गई थी, 8.9 तीव्रता मापी गई थी इस भूकंप की। तो आप समझ सकते हैं कि 8.9 की तीव्रता कितना बड़ा प्रकोप लेकर के आ सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर इससे यह पूछा जाए कि इस सुनामी से क्या प्रभाव पड़ा था, तो आप कह सकते हैं कि एशिया के लगभग 11 देश प्रभावित हुए थे, और जितने भी द्वीपीय क्षेत्र थे वहाँ के वो सारे। अब दूसरा अगर एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा अगर सुनामी का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तो 2011 में लगभग 11 मार्च 2011 को कहाँ पर, जापान में, कहाँ पर, जापान में सुनामी आई थी। और जापान में जो सुनामी आई थी, इसके आने का जो कारण था वो क्या था, तो जापान के पास में एक द्वीप है जिसे हम होन्शु द्वीप के नाम से जानते हैं, होन्शु द्वीप। तो होन्शु द्वीप का जो भूकंप था वो जापान में सुनामी आने का मुख्य कारण था। और यहाँ जो सुनामी आई, इसका प्रभाव इतना बुरा पड़ा कि जापान का एक शहर था फुकुशिमा, इसका प्रभाव क्या पड़ा कि जापान के फुकुशिमा शहर, जापान का फुकुशिमा शहर नष्ट हो गया था। और इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी विद्युत संयंत्र लगाए गए थे, वो विद्युत संयंत्र भी क्या हो गए, नष्ट हो गए। परमाणु विद्युत संयंत्र, किस तरीके के, परमाणु विद्युत संयंत्र, यानी कि यहाँ परमाणु ऊर्जा से क्या बनाई जाती थी, विद्युत बिजली बनाई जाती थी। तो ये भी यहाँ क्या हो गए, नष्ट हो गए। और इनके नष्ट होने से यहाँ नाभिकीय विकिरण इतना फैल गया
कि ये शहर पूरी तरीके से नष्ट हो गया। और यहाँ से एक सवाल भी आया था 2010-11 के आसपास कि हाल ही में वर्तमान में जापान का वो कौन सा शहर था जो सुनामी के साथ साथ नाभिकीय विकिरण के प्रभाव से भी प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो यहां पर फिर कैसी समस्या उत्पन्न होगी, नाभिकीय विकिरण की समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई हमारी सुनामी के बारे में। सुनामी किसे कहेंगे, अगर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तब आप कुछ मत करना, बस इतना करना कि जब भूकंपीय तरंगों या लहरों का आभास समुद्री क्षेत्रों में किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। और सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जो दो शब्द, जापानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, सु और नामी से। इसमें टी हमेशा साइलेंट रहता है, जापानी लोग टी को हमेशा खा जाते हैं। ठीक है, और ये तरंगें कहाँ नुकसान पहुंचाती हैं, तो इनके दो एग्जाम्पल हमने अभी तक देख लिए हैं। वैसे सुनामी जापान में लगभग साल भर आते रहते हैं, बहुत कभी थोड़ी बहुत मात्रा में प्रभाव डालते हैं, कभी ज़्यादा मात्रा में प्रभाव डालते हैं। अब लास्ट हमारा जो पॉइंट बचा है इसमें वो बचा है भूकंपों का वितरण। तो भूकंपों का वितरण क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो आपने ज्वालामुखी पढ़ा था और ज्वालामुखियों में आपने देखा था कि ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण क्या है। तो भूकंपों का जो वैश्विक वितरण है लगभग किससे मिलता जुलता है, ज्वालामुखी के वैश्विक वितरण से मिलता जुलता है। अगर आप लोगों को ज्वालामुखियों का वैश्विक वितरण पता होगा तो आप भूकंपों का भी वैश्विक वितरण बता सकते हो। तो देखिए इसका वैश्विक वितरण, इसको लगभग 3 प्लेटों में विभाजित कर सकते हैं हम। और वो 3 प्लेट कौन कौन सी होंगी हमारी, पहली तो हो जाएगी प्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरी हो जाएगी मध्य विश्व पेटी और तीसरी हो जाएगी मध्य अटलांटिक पेटी। पहली प्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरी है मध्य विश्व पेटी और तीसरी है अपनी मध्य अटलांटिक पेटी। या अन्य क्षेत्र बोल सकते हैं, इसी में हम इनको भी ले लेंगे, अन्य क्षेत्रों को। ठीक है, तो देखिए प्रशांत महासागरीय पेटी आपने पहले भी जाना था इसको कि ये हमारा प्रशांत महासागर है। अगर चलिए इस तरीके से नहीं बनाते हैं प्रशांत महासागर को, ऐसे बना लेते हैं, ये हमारा प्रशांत महासागर हो गया। तो ये प्रशांत महासागर का कौन सा तट हो जाएगा, ये हो गया पूर्वी तट और ये हो जाएगा पश्चिमी तट। तो इसके पूर्वी तट पर दो द्वीप हैं, एक तो है अपना उत्तरी अमेरिका और एक है दक्षिणी अमेरिका। इधर आपके जापान, फिलीपींस, और इंडोनेशिया, ठीक है, ये क्षेत्र हैं। तो प्रशांत महासागर का ये जो तट है, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। तो ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा कहाँ है, इस तट पर हैं, यहाँ से लगभग यहाँ तक। तो यहाँ कौन कौन से पर्वत थे, यहाँ कॉर्डिलेरा पर्वत थे, यहाँ एंडीज पर्वत था। कॉर्डिलेरा में कौन कौन से आ गए, यहाँ रॉकी पर्वत आ गया, सेरा नेवादा आ गया, कई सारे पर्वत हैं जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर हैं। और यहाँ पर एंडीज पर्वत। तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ सर्वाधिक ज्वालामुखी होने की वजह से क्या आते हैं, सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो प्रशांत महासागरीय पेटी है इसको क्या कहा जाता है, प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रशांत महासागर का अग्निवलय भी कहा जाता है, अर्थात रिंग्स ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था कि बताइए रिंग्स ऑफ फायर किससे संबद्ध है या संबद्ध है। तो उसके ऑप्शन दिए गए थे प्रशांत महासागर से, भूकंप से, ज्वालामुखी से और जंगल की आग से। तो बताना आप। फिर उसमें पहला ऑप्शन है मेरा नंबर 1। क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो अग्निवलय है, रिंग्स ऑफ फायर है, ये किससे संबद्ध है। तो पहला ऑप्शन भूकंप से, दूसरा ऑप्शन प्रशांत महासागर से,
मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोगों को इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तीसरा है अपना ज्वालामुखी से, चौथा है जंगल की आग से। ऑप्शन लिख लेना, ऑप्शन 1 व 2, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3, ऑप्शन डी 2, 1, 3 और 4। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। और क्वेश्चन अपना आपने एक बार सुन ही लिया होगा, जिसने नहीं सुना वो एक बार लिख लेना कि रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स ऑफ फायर संबद्ध है। मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ चाहिए? कमेंट बॉक्स में चाहिए। आपने पढ़ लिया है, भूकंप भी आपने पढ़ लिया, प्रशांत महासागर भी आपने पढ़ लिया, ज्वालामुखी भी पढ़ लिया, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं आराम से। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो भूकंप आते हैं वो क्यों आते हैं। देखिए यहाँ जो भूकंप आ रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है, तो हम 3-4 कारण लिख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि इस पेटी का जो विस्तार है वो दक्षिणी अमेरिका के चिली से लेकर के, चिली का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा था, हमारा अंतरिप हॉर्न था। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, अंतरिप हॉर्न से लेकर अलास्का तक। यानी कि बोल सकते हैं कि इस पेटी का विस्तार प्रशांत महासागर के पूर्वी तट में अंतरिप हॉर्न से लेकर अलास्का तक, यानी कि उत्तरी अमेरिका के अलास्का तक है, जबकि पश्चिमी तट पर इंडोनेशिया से होते हुए जापान तक इसका विस्तार है। तो इस पेटी में क्या आते हैं, सर्वाधिक भूकंप आते हैं। और यहाँ जो भूकंपों का रेशियो है लगभग कितना है, यहाँ विश्व के 63% भूकंप आते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भूकंप किस पेटी में आते हैं, आपके प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। लेकिन यहाँ जो भूकंप आ रहे हैं, इन भूकंपों के आने का जो रीजन है वो क्या है, कारण क्या है। तो देखिए मैं यहाँ एक बार इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ और यहाँ मैं इसके कारण लिख देता हूँ कि इस पेटी में जो भूकंप आते हैं उसके भूकंप आने के कारण क्या क्या हैं। तो आपने देखा होगा ज्वालामुखी का जब वितरण पड़ा था कि इस पेटी में क्या है, पहला तो देखिए यहाँ सागर है, ये सागर हो गया आपका, जलीय क्षेत्र हो गया, और ये स्थलीय क्षेत्र हो गया इसके बाद वाला। तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पहला कारण तो यह है कि सागर व स्थल का मिलन बिंदु, पहला रीजन, यानी कि जहाँ सागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट दोनों मिल रही हैं, जब उनमें क्या होता है, अपसरण या अभिसरण होता है, उसकी वजह से क्या होती है, हलचल उत्पन्न होती है, और उस हलचल से क्या होता है, इस पेटी में भूकंप आते हैं। दूसरी बात है, यहाँ ये नवीन मोड़दार पर्वत हैं, और नवीन मोड़दार पर्वतों में की कारण भी यहाँ क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, नवीन मोड़दार पर्वतों की वजह से। तीसरा, इस पेटी में सर्वाधिक ज्वालामुखी की वजह से, ज्वालामुखी के कारण। ठीक है, और लास्ट हमारा जो हो जाएगा, ये विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण क्षेत्र है, विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। तो ये इस पेटी में भूकंप आने के क्या हो गए, रीजन हो गए। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है कि अगली जो पेटी हो जाएगी वो कौन सी है, मध्य विश्व पेटी है। तो मध्य विश्व पेटी के बारे में भी जान लेते हैं कि मध्य विश्व पेटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो देखिए मध्य विश्व पेटी आपकी चलती है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, एक स्थान है केप वर्डे, और केप वर्डे एक ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी होने की वजह से भी वहाँ क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। तो केप वर्डे से ये पेटी क्या हो जाएगी, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ आपका, ये अफ्रीका हो गया, ठीक है, और ये इसके ऊपर भूमध्य सागर हो गया, और ये केप वर्डे द्वीप हो गया। भूमध्य सागर के बाद में यहाँ आल्प्स पर्वत की स्थिति है यूरोप में, और यहीं पर एक पर्वत और है काकेशस। उसके बाद में आप हिमालय पर्वत,
और हिमालय पर्वत के बाद में जो द्वीप आ रहा है एक और आपका एशिया का, वो क्या है? इंडोनेशिया। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मध्य विश्व पेटी का जो विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोल सकते हो कि इस पेटी का विस्तार केप वर्डे से लेकर अटलांटिक महासागर से होते हुए, तो ये जो महासागर है ये कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है। तो केप वर्डे से अटलांटिक महासागर से होते हुए भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से कहाँ जाएगी? आल्प्स और काकेशस पर्वत से होते हुए हिमालय में प्रवेश करेगी। हिमालय में प्रवेश करने के बाद में ये इंडोनेशिया से होते हुए फिर अंत में कौन सा तट आ जाएगा? प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट में जाकर के मिल जाएगी, या कह सकते हैं कि यह पेटी प्रशांत महासागरीय पेटी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है। तो यहाँ जो भूकंप आते हैं वो विश्व के लगभग कितने % भूकंप आते हैं? यहाँ विश्व के लगभग 11% भूकंप आते हैं, सॉरी 21% भूकंप आते हैं। ठीक है। तो यहाँ कितने % भूकंप आ गए? 21% भूकंप आ गए। लेकिन इस क्षेत्र में जो भूकंप आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? तो देखो यहाँ जो प्लेटें हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें, तो कह सकते हैं यहाँ प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र के कारण, किसके? प्लेटों के अभिसरण, आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। अभिसरण क्षेत्र होने के कारण क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। दूसरी बात आ रही है कि हिमालय क्षेत्र की बात आ गई, तो आपसे पूछा जाए कि भारत का जो भूकंपीय क्षेत्र है वो किस पेटी में आता है, तब आप क्या कह सकते हो कि भारत का जो क्षेत्र है वो किस पेटी में आ जाएगा? आपके मध्य विश्व पेटी में आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? मध्य विश्व पेटी हो गई। अब लास्ट बची है अपनी मध्य अटलांटिक पेटी या अन्य क्षेत्र। तो देखिए मध्य अटलांटिक का मतलब हो रहा है कि मिड ओशिनिक पेटी, मिड अटलांटिक ओशिनिक पेटी। तो देखिए मध्य अटलांटिक पेटी, तो मध्य अटलांटिक का मतलब है कि मैं यहाँ आपने देखा था कि एक एस के आकृति के आधार का एक सागर बना हुआ है अपना, वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। इस तरीके से इसे हम बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज। तो ये पेटी किस में स्थित है? मध्य अटलांटिक कटक में स्थित है। तो इसमें उत्तर में आपने एक द्वीप का नाम सुना होगा, आइसलैंड। तो इस पेटी का विस्तार उत्तर में कहाँ है? आइसलैंड से लेकर के दक्षिण में कहाँ है? बुवेट द्वीप तक। कहाँ? बुवेट द्वीप तक। ठीक है। यहाँ केवल इसका विस्तार पूछेगा, तो इस पेटी का जो विस्तार है वो उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में कहाँ तक हो जाएगा? साउथ में कहाँ तक हो जाएगा? बुवेट द्वीप तक हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। दूसरी बात आती है कि यहाँ पर जो भूकंप आते हैं उसका कारण क्या है और यहाँ किस प्रकार के भूकंप आते हैं। तो देखिए यहाँ कारण है प्लेटों का अपसरण। यहाँ भूकंप आने का जो कारण क्या होगा? प्लेटों का अपसरण हो जाएगा। और यहाँ बहुत ही कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। और जो सर्वाधिक भूकंप इस पेटी में आएंगे वो आएंगे आपके 0 डिग्री वाले रीजन में, अर्थात विषुवत रेखा वाले रीजन में। कम तीव्रता वाले भूकंपों का आकलन कहाँ किया जाता है? इसी पेटी में किया जाता है। लेकिन जो सर्वाधिक भूकंप आएंगे वो कहाँ आएंगे? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। विषुवत रेखीय क्षेत्र में इस पेटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। ठीक है। यहाँ इसी पेटी की बात हो रही है। अगर ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप विषुवत रेखा वाले में आते हैं। सब सर्वाधिक भूकंप तो इन तीनों पेटियों में किस में आ जाएंगे? प्रशांत महासागरीय पेटी में आएंगे। लेकिन इस पेटी के सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? विषुवत रेखा वाले रीजन के आसपास आते हैं। तो और इसके अलावा अगर अन्य क्षेत्रों की बात कर रहे हैं तो अन्य क्षेत्रों में आपने देखा था अफ्रीका की झीलें। तो अफ्रीका की जो महान झीलें हैं यहाँ भी भूकंप आते हैं। इसके बाद में रेड सी, लाल सागर, डेड सी यानी कि मृत सागर, इन क्षेत्रों में भी क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। और इस पेटी में जो भूकंप आते हैं वो विश्व के लगभग कितने % भूकंप आते हैं? इसमें विश्व के लगभग 11% भूकंप आते हैं। ये बात आप याद रखना। तो ये हो गए हमारे भूकंपों की चर्चा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भारत में हम लोग रह रहे हैं तो भारत के बारे में भी जान लें कि भारत में जो भूकंप हैं वो किस क्षेत्र में आते हैं। तो एक चीज़ तो आपको पता चल गई होगी कि पहला भूकंप तो कहाँ आएगा? भारत के हिमालयी क्षेत्र में। दूसरी बात करते हैं कि इसके अलावा
भारत में जो भूकंप हैं वो और कहाँ कहाँ आते हैं, तो देखिए भारत में जो भूकंपीय क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, ये लास्ट पॉइंट है अपना। तो देखो भारत में पहला क्षेत्र तो कौन सा हो गया, एक तो हिमालयन क्षेत्र हो गया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आपके राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, हरियाणा और गुजरात वाला जो रीजन है वो किस में आ जाएगा, उत्तर पश्चिमी रीजन में आ जाएगा। देखिए यहाँ जो भूकंप आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, इसका कारण क्या है, तो देखो इसका कारण है कि आपने जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें देखा था कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये किस खंड से अलग हुआ था, गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था, और जो उत्तरी भाग है वो किस खंड से, अंगारा लैंड से अलग हुआ था। जब प्लेटों का विस्थापन हुआ तब अपना गोंडवाना लैंड का जो भारतीय उपमहाद्वीप था ये उत्तर पूर्व की ओर खिसका और यूरेशियन प्लेट दक्षिण की ओर आई। तो इन दोनों के सीमांत पर स्थित होने के कारण, यानी कि कह सकते हैं कि यह भाग सीमांत प्लेटों के किनारों पर स्थित होने के कारण क्या होता है, यहाँ भूकंप आता है। तो देखिए भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है ये वाला और ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो ये कौन सी प्लेट थी आपकी, यूरेशियन प्लेट थी, और ये इंडिक प्लेट थी या इंडियन प्लेट थी, भारतीय प्लेट थी। तो ये दोनों प्लेट क्या हुई थी, आपस में मिली थी, तो ये क्या हो गए, इसके प्लेट सीमांत हो गए, और इन सीमांतों में क्या होती रहती है, हलचल होती रहती है, और इसी हलचल के कारण क्या आता है, यहाँ पर भूकंप आता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, भूकंप आपका समाप्त हो चुका है, और अगले वीडियो में यानी कि अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा चलेगा रीट के हिसाब से, तो रीट का एक टॉपिक या बोल सकते हैं कि उसकी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है आपकी स्थल मंडल। अब इसके बाद में आएगा आपका वायुमंडल, और वायुमंडल के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्थल मंडल को अच्छे से समझना। अगर इसका टेस्ट देना चाहते हो आप लोग तो हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको वहां पर टेस्ट की जो कॉपी है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।